हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर सॉल्वेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है ये पहले ही मैंने आपको वीडियो लेक्चर में समझाया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट की अगर परिभाषा हमको बतानी है तो हम बताएंगे कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई लिक्विड यदि किसी दूसरे सॉलिड, लिक्विड या गैस को डिसॉल्व करता है तब एक सॉल्यूशन बनता है। ये डिसॉल्व करने वाले लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन की परिभाषा आपको पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, वैसे सॉल्वेंट की डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसा लिक्विड, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ऐसा लिक्विड जो किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस को डिसॉल्व कर ले एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। टेम्परेचर स्पेसिफिक होना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी में भी चेंजेस आएगा, तो इसलिए टेम्परेचर स्पेसिफिक होना जरूरी है। तो ये सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पोलर और नॉन पोलर। यानी सॉल्वेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब यदि हम किसी ड्रग के स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो कई तरह के स्पेक्ट्रम शो करते हैं, यानी वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम उसको दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है स्पेक्ट्रम, और कभी कभी बात होती है स्पेक्ट्रा की। स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है कि एक सिंगल पीक जहाँ दिखाई दे रही है। स्पेक्ट्रम का मतलब वेराइटी ऑफ पीक्स वहाँ पे दिखाई देंगी, कई सारी पीक्स दिखाई देंगी, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो किसी एक वेवलेंथ पर जब कोई ड्रैग का जो स्पेक्ट्रम है वो वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रम दिखा रहा है किसी एक कंडीशन में, लेकिन सेम वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरी कंडीशन में, तब स्पेक्ट्रम में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। उनमें से पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एक ड्रग है, ड्रग का मतलब कोई मेडिसिन है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रम शो कर रही है जो कि डिफरेंट है, लेकिन सेम वेवलेंथ पर दूसरी कंडीशंस में वो जो ड्रग है वो पार्शियल एब्जॉर्बेंस दिखा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे तीन कारण है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर, यानी दूसरी कंडीशन में कोई और सॉल्वेंट लिया है, पहली कंडीशन में कोई और सॉल्वेंट लिया है। दूसरा है नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड पर, यानी एब्जॉर्प्शन बैंड का क्या नेचर है। और तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। तो ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट की हमको आपको डेफिनेशन बता दी। कितने टाइप्स के हैं? तो दो टाइप्स के हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। अभी तक मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होते हैं स्पेक्ट्रम की क्वालिटी और शेप को बताने में बहुत मदद करते हैं। यानी स्पेक्ट्रम की क्वालिटी कैसी रहेगी और उसका शेप कैसा रहेगा, इसको डिफाइन करने में बहुत इफेक्ट डालते हैं सॉल्वेंट्स।
कोई भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होगा किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का मतलब मेडिसिन का, तो मेडिसिन का कोई भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होगा वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सॉल्वेंट जो है उस सब्सटेंस को सोल्यूबलाइज कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आपको देखा जाएगा। तो जो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रहेगा यूवी का, वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। कोई भी जो ड्रग है वो मैक्सिमम रेडिएशन की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर सकती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर किसी एक सॉल्वेंट के साथ, लेकिन किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ अगर हम देखेंगे तो वो पार्शियल एब्जॉर्बेंस शो करेगी सेम वेवलेंथ पर। तो यानी किसी एक ड्रग के लिए कोई एक सुटेबल सॉल्वेंट रखना जरूरी है। अगर सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो सेम वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन तो दिखाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो पार्शियल एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसीटोन एन हेक्सेन में उसका जो लैम्डा मैक्स होता है, एसीटोन जब एन हेक्सेन में मिला होता है और उसका जो लैम्डा मैक्स होता है वो 279 नैनोमीटर होता है। जबकि वही एसीटोन जब वाटर में मिला होता है तब उसका लैम्डा मैक्स 264 264 नैनोमीटर होता है। मतलब यहाँ लैम्डा मैक्स घट गया, पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो गया वाटर के साथ। और वहीं एसीटोन को एन हेक्सेन के साथ ले रहे हैं तो उसका लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। तो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट है। एक जगह वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं और एक जगह एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो ये बेटर एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर, तो ज़्यादातर जो सॉल्वेंट यूज होते हैं वो 95% इथेनॉल होता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होता है। क्यों बेस्ट होता है? उसके ये तीन रीज़न है। पहला, ये सस्ता होता है। दूसरा, इसका डिजॉल्विंग पावर बहुत बढ़िया होता है। और तीसरा, ये 210 नैनोमीटर के ऊपर कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका मतलब एज अ रेफरेंस कंपाउंड इसको हम यूज़ कर सकते हैं 210 नैनोमीटर वाले कंपाउंड्स के लिए। तो ये इसका, इसीलिए इथेनॉल जो है सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। सस्ता है, डिजॉल्विंग पावर अच्छी है और 210 नैनोमीटर के ऊपर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब सॉल्वेंट के नेचर में आगे हम देखते हैं, जब भी हम किसी सॉल्वेंट को चूज करते हैं तो इसके लिए हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं देखना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इसका एब्जॉर्बिंग सिस्टम पर पॉसिबल इफेक्ट भी देखना होता है। इसलिए सॉल्वेंट चूज करते समय ये तो देखें कि ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन साथ में वो एब्जॉर्बिंग सिस्टम में क्या पॉसिबल इफेक्ट दिखा रहा है ये भी हमको देखना जरूरी है। कुछ सॉल्वेंट होते हैं जो 210 नैनोमीटर के ऊपर भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो 240 से 280 नैनोमीटर की रेंज में भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये भी अपना स्पेक्ट्रा दिखाएंगे। ये ट्रांसपेरेंट तो हैं, लेकिन 240 से 280 नैनोमीटर के बीच में ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज नहीं कर सकते। तो यूवी स्पेक्ट्रा में यूज होने वाले जो कॉमन सॉल्वेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है वाटर, जिसकी वेवलेंथ 205 नैनोमीटर है।
205, फिर होता है मीथेनॉल 210 नैनोमीटर, फिर इथेनॉल 210 नैनोमीटर, फिर ईथर 210 नैनोमीटर, फिर साइक्लोहेक्सेन 210 नैनोमीटर, और फिर डाइक्लोरोइथेन 220 नैनोमीटर। इन सब में आप देख रहे हो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कि जितने भी सॉल्वेंट है वो सब 210 नैनोमीटर के नीचे या आसपास हैं। उससे ज़्यादा केवल एक ही है जिसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वालों को कंसीडर करना ठीक नहीं होगा। तो ये सॉल्वेंट मुख्य रूप से यूवी स्पेक्ट्रा के लिए लिए जाएंगे। अब सॉल्वेंट कैसे चूज करें, कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ये इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि एक सुटेबल सॉल्वेंट अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्ट करना है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये रेडिएशन खुद एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। किस रीजन में, जिस रीजन में हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जिस भी कंपाउंड का इन्वेस्टिगेशन होना है तो हमको ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो उस रीजन में वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करता हो, नहीं तो उसकी भी पीक दिखाई देगी जो कंफ्यूज कर देगी। दूसरा इसका रीजन है ये कम से कम पोलर होना चाहिए, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो इसका कम से कम इंटरेक्शन होगा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ, और कम से कम इंटरेक्शन होने के कारण ये उस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये कैसा होना चाहिए, लेस पोलर होना चाहिए, पोलैरिटी इसकी कम होना चाहिए, यानी नॉन पोलर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है सुटेबल सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ करने के लिए। इसके अलावा पोलैरिटी, पोलैरिटी जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोजीशन और इंटेंसिटी बताने के लिए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की। तो अगर कोई क्रोमोफोर है उसकी अगर पोजीशन और इंटेंसिटी बताना है किसी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पर, तो वहाँ पे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कि यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे कि आयोडीन का सॉल्यूशन होगा, ये नॉन पोलर है, तो यदि नॉन पोलर सॉल्यूशन होगा तो आयोडीन का सॉल्यूशन जो होता है पर्पल कलर का होता है, ये नॉन पोलर सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों तरफ आयोडीन, यानी पोलरिटी तो है ही नहीं इसमें। तब इसका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उसी वेवलेंथ पर आएगा जिस पर आयोडीन वेपर का एब्जॉर्प्शन आता है। तो यहाँ आयोडीन भी मिल रहा है, वहाँ पे आयोडीन के सॉल्यूशन का भी मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो ब्राउन कलर दिखाई देता है बजाय पर्पल कलर के, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ पर आ जाता है। ये बात हो रही है आयोडीन के लिए। तो आयोडीन के लिए कलर चेंज जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसके, सॉल्वेंट डाइपोल्स के इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण हो रहा है। कि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट आयोडीन का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है जिसमें आयोडीन वेपर पे उसकी वेवलेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वो ब्राउनिश कलर का दिखाई दे रहा है पर्पल के बजाय, और शॉर्टर वेवलेंथ पर इसका एब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले तो वो आयोडीन के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब शिफ्ट ऑफ बैंड्स विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ बैंड्स की शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि अब हम जानते हैं कि जब भी हम यूवी स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो वहाँ पे दो ट्रांजिशन तो हमको मिलना ही है, एन पाई स्टार और पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यदि एन पाई स्टार है तब ये ब्लू शिफ्ट के अंदर आएगा, क्योंकि वो जो ग्राउंड स्टेट है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके रहेगी, दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी,
और स्टेबलाइजेशन रहेगा उसके अंदर, जबकि जो एक्साइटेड स्टेट है उसके पास वो केवल एक ही नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन यदि पाई पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो पाई पाई ट्रांजिशन में सॉल्वेंट की जो पोलरिटी है वो बढ़ जाती है और ये रेड शिफ्ट के अंदर चला जाता है। इसी के कारण जो एक्साइटेड स्टेट है वो ज़्यादा पोलर हो जाती है ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। तो स्टेबलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है ग्राउंड स्टेट की कंपैरिजन में पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो यदि पोलर सॉल्वेंट रहेंगे तो पाई पाई स्टार वाला जो ट्रांजिशन है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। पोलर बॉन्ड का जो ट्रांजिशन रहेगा जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ में, वो सॉल्वेंट पोलरिटी के द्वारा अफेक्टेड रहेगा। सी डबल बॉन्ड ओ जैसा अगर कंपाउंड है तो वहाँ पे ट्रांजिशन जो रहेगा वो ज़्यादा सॉल्वेंट की पोलरिटी पर इफेक्ट डालेगा। तो इस तरह से बैंड शिफ्ट हो रही है। पाई पाई स्टार में रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की तरफ जा रहा है, जबकि एन पाई स्टार में ब्लू शिफ्ट की तरफ जा रहा है यानी मिनिमम एब्जॉर्प्शन की तरफ जा रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलरिटी ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ मेसाइटिल ऑक्साइड। मेसाइटिल ऑक्साइड का एक कंपाउंड है और उसके ऊपर हम सॉल्वेंट का इफेक्ट देख रहे हैं उसके पोलरिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ई मैक्स मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को देखा जा रहा है। इसको एप्साइलोन मैक्स भी बोलते हैं। किसका? नॉन एन एन स्टार और पाई एक्साइटेशन मेसिटाइल ऑक्साइड का। ये है मेसिटाइल ऑक्साइड जिसको कि हम 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ओन भी बोलते हैं। तो ये इस टेबल में आप देखिए दो चीज़ें ली हुई है, सॉल्वेंट है शुरू में और उसके बाद पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है और उसके बाद एन पाई स्टार ट्रांजिशन। सबसे पहले हेक्सेन के लिए हम देखेंगे, ये रहा हमारा हेक्सेन। हेक्सेन के लिए लेमडा मैक्स आ रहा है पाई पाई ट्रांजिशन के लिए 229.5। ई मैक्स आ रहा है 12,600। एन पाई स्टार के लिए लेमडा मैक्स आ रहा है 327 नैनोमीटर और ई मैक्स आ रहा है 97.5। तो यहाँ क्लियरली सॉल्वेंट का इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि एन पाई स्टार में सॉल्वेंट का जो लेमडा मैक्स है वो बढ़ गया है, जबकि लेमडा मैक्स क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का लेमडा मैक्स कम होना चाहिए, वो बढ़ गया है। लेकिन पाई पाई स्टार में लेमडा मैक्स कम है, तो पाई पाई स्टार के लिए तो काम करेगा ये सॉल्वेंट, लेकिन एन पाई स्टार के लिए काम नहीं करेगा। ऐसे ही डाई इथाइल ईथर का देखें, पाई पाई स्टार में 230 है जबकि एन पाई स्टार में 326 है। ऐसे इथेनॉल का देखिए, पाई पाई स्टार के लिए 237 है जबकि एन पाई स्टार के लिए 325। मीथेनॉल का देखिए 238 पाई पाई स्टार जबकि एन पाई स्टार 312। वाटर का देखिए 244 और एन पाई स्टार के लिए 305। अब यहाँ देखें, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, मीथेनॉल एक, बाकी की ये जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मीथेनॉल में भी आपको थोड़ी पोलैरिटी मिल जाएगी, इथेनॉल में भी थोड़ा पोलैरिटी मिल जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी है
वो उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड के स्पेक्ट्रम के ऊपर कि एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम है वो तो लगभग बराबर ही है, लेकिन बस मिथेनॉल और वाटर के लिए थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गया है, लेकिन लेमडा मैक्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। हमें चाहिए कम लेमडा मैक्स, एन पाई स्टार ट्रांजिशन के लेमडा मैक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से हम सॉल्वेंट का इफेक्ट देख सकते हैं। अब आते हैं प्यूरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्वेंट का हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेथड में यूज़ करना चाहिए जो प्यूरिफाइड हो और सर्टिफाइड हो, ताकि हमको स्मूथ एब्जॉर्प्शन कर्व उस सॉल्वेंट का मिल सके। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? प्यूरिफाइड और सर्टिफाइड होना चाहिए। रिजोल्यूशन और इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम की, तो जब भी सॉल्वेंट नियर या बिलो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, उसका यूवी जो है वो कट ऑफ हो जाता है। इसका मतलब है जो अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी बिलो जो वेवलेंथ, अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ जो होती है बिलो होती है, वो एब्जॉर्प्शन की वजह से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और तीसरा है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट पर हमारा एक पूरा वीडियो लेक्चर है, वो मैं इसके लिंक पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लीजिएगा। तो डायपोल मूवमेंट जो है कि एब्जॉर्प्शन बैंड जो रहता है बहुत सारे सब्सटेंस के लिए वो शार्प होता है, यानी फाइन स्ट्रक्चर दिखाता है। यदि ऐसे सॉल्वेंट का उपयोग किया जाए जिनका डायपोल मूवमेंट लो हो, डायपोल मूवमेंट लो किसका होगा? जो नॉन पोलर होंगे। जो पोलर होंगे उनका डायपोल मूवमेंट तो हाई होगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा डायपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हमको जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे वो ज़्यादा शार्प मिलेंगे और फाइन स्ट्रक्चर वाले मिलेंगे। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्वेंट का इफेक्ट जान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एन पाई स्टार और पाई पाई स्टार के ट्रांजिशन के बारे में बताया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।